बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स। 12th क्लास में अपन लोग जो भी 11th क्लास में पढ़ते हुए आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मैकेनिक्स यूज होगी और जहां पर भी यूज होगी बेटा मैं बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं 12th क्लास में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे, पहले चैप्टर से लेकर के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक से। तो 12th क्लास की अगर फिजिक्स की बात की जाए, 12th फिजिक्स की, तो 12th फिजिक्स में बेटा कुछ पोर्शंस डिवाइड होंगे। उसमें एक पोर्शन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन है ये आपकी पूरी एक एनसीईआरटी, 12th में 2 एनसीईआरटी होंगी तो एक एनसीईआरटी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड, नीट, मेंस एंड एडवांस तीनों के लिए। उसके बाद में एक आएगा इसी में ऑप्टिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल रखता है। और अगला टर्म बनेगा मॉडल। यानी इन 3 पोर्शन में 12th को डिवाइड किया गया। कौन कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडल। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाएगी तो इसके बेटा 2 पार्ट होंगे। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ऐसे ऑप्टिक्स की अगर बात की जाएगी बेटा तो ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट होंगे। एक होगी रे ऑप्टिक्स, अपन लोग जो पढ़ेंगे, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरी बनेगी वेव ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन लोग कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, आइपोल, सारी चीजें। यही अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात की जाएगी तो इसमें अपन लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में अपन लोग पूरी मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, बात अगर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक की जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वो होगी, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट में। यहां पर रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी की जाएगी, रेस्ट चार्ज। और यहां पर चार्ज मोशन में होगा तब स्टडी करेंगे, चार्ज इन मोशन। अब चार्ज जो है वो मोशन में 2 तरीके से होगा। एक तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या चार्ज एक्सेलरेशन हो चार्ज के अंदर। तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो पोर्शन इलेक्ट्रो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम लोग उस पोर्शन में देखेंगे। और जहां पर एक्सेलरेटेड चार्ज की बात होगी वहां पर तो अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इधर बेटा मैग्नेटिज्म में ईएमआई भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में अपन लोग बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और मॉडर्न में 2 पोर्शन होंगे, मॉडर्न 1 एंड मॉडर्न 2। मैं तो डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मॉडर्न में। एक तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, ये सारे फिनोमेना। इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा आ जाएगा अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक फिजिक्स पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद बालक अपन लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद में सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ये सारी चीजें अपने लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे।
तो बेटा अब क्या काम करते हैं, ये तो अपना इंट्रोडक्शन था कि 12th क्लास में फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग फिजिक्स का, 12th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, और उसमें अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो शुरुआत करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर अपन लोग देखें, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब ये कोई ऐसी एक ब्रांच है, ऐसी चीज सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो चार्ज से बना है। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो मेनली किससे बना हुआ है बेटा, चार्ज से बना हुआ है। और स्टैटिक्स अगर ये यहां पर लिखा हुआ, इसका मतलब है रेस्ट। इसका मतलब साइंस की या फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अपन लोग लिख लेते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about the rest charge, is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसमें अपन लोग रेस्ट चार्ज के बारे में डील करेंगे, उस ब्रांच को अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। अब बात आ रही है, रेस्ट पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, 11th क्लास में रेस्ट, मोशन, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट था, पढ़ चुके थे। यहां पर तो अपन लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते बेटा चार्ज क्या है और किस तरीके से चार्ज डील करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज। बेटा चार्ज जो होता है बेसिकली एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है किसी भी मेटल की, नहीं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच व्हेन अ मटेरियल इंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। आता किसकी वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुआ करते हैं, उसकी वजह से चार्ज आता है। समझो जरा होता क्या चार्ज, पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं उसे। तो चार्ज इज एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, by virtue of which if material enters in an electric field, then it experiences a force of attraction or repulsion। अच्छा, ये आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझो कैसे। मैंने कहा कि बेटा ये कोई मटेरियल है, लेट्स ये मटेरियल है और ये मटेरियल चार्ज्ड है। चार्ज्ड का मतलब चार्ज होंगे दो तरीके के, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। मैंने कह दिया ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से ही होता है बेटा, या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने लेट कर लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया था
और जैसे ही इस मटेरियल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जाओगे, तो जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा तो ये अपनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो अगर ये इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, ये फोर्स इसने क्यों एक्सपीरियंस किया? अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव नहीं होता तब तो ये नहीं एक्सपीरियंस कर रहा था ना फोर्स, रिपल्सन तो नहीं करता। और अगर मैं कहता इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करता। मतलब इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज क्या? चार्ज बेसिक एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है कि अगर वो चीज आई इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, अगर चार्ज मटेरियल के अंदर प्रेजेंट हुआ, चाहे पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा जब वो किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में ले जाया जाएगा। तो चार्ज क्या? चार्ज इज द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच व्हेन मटेरियल enters in an electric field then it experiences a force of attraction or force of repulsion। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा था या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस कर रहा था। यहां तक तो बात अपने को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये आता किसकी वजह से? तो मैंने लिख दिया कि ये आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बात अभी अपन लोग समझ लेंगे कि ये किस वजह से आ रहा है, और ये वाली भी सारी बातें अपने को समझ में अभी आ जाएंगी धीरे धीरे। देखते हैं, ध्यान दो। तो अगर मैं चार्ज को कैटेगराइज करूं बेटा, तो मैं कहूंगा चार्ज तो दो टाइप का होगा। मैं बोलूंगा कि चार्ज जो है वो तो होगा दो टाइप का। एक होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज को अगर कैटेगराइज करेंगे तो चार्ज बेटा होगा दो टाइप का। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो तो आगे देखेंगे। एक चीज और बेटा कि चार्ज जो है वो किसी भी बगैर मास के चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लो कोई मटेरियल है तभी उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी चार्ज है, बगैर मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। मास है तभी उसके ऊपर चार्ज होगा, फ्रीली चार्ज ऐसे नहीं जा सकता। चार्ज है तो भी मास, बगैर मास के चार्ज आ ही नहीं सकता। चार्ज तो मास के ऊपर मॉड्यूलेट होते हुए ही आएगा, तो बगैर मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बगैर चार्ज के मास तो पॉसिबल है। मैं कहूं कि अगर ये कोई बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल है तो क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रल बॉडी, इसका मतलब ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो बगैर चार्ज के मास पॉसिबल है लेकिन बगैर मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैंने चार्ज को कैटेगराइज कर दिया है तो मटेरियल्स को भी अपन लोग कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कई तरीके के बेसिस होते हैं अपने किसी भी बॉडी को कैटेगराइज करने के। तो मटेरियल यानी कि किसी सब्सटेंस को, या मैं कहूं कोई बॉडी है उसे अगर अपन को, या ऑब्जेक्ट है उसे अगर अपने को कैटेगराइज करना है तो उसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपन लोग तीन टाइप से। एक तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दूसरी तो बेटा बनेगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और तीसरी हो जाएगी अपने पास में न्यूट्रल। अब बात करते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या और न्यूट्रल बॉडी क्या। समझो, मान लो कोई ऐसी बॉडी है, ये इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अगर मैं कहूं ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है बेटा, लेकिन इक्वल अमाउंट में है, तभी ऐसा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल हुआ करता है। देखो, अगर मैं कहूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 10th क्लास में पढ़े थे। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन तो होता है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का कूलम। न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हुआ करता है। ऐसे ही मेरे बच्चों से मैं पूछूं कि बच्चा ये बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा,
तो एक बच्चा बोलेगा कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तो सर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये ज्यादा हैवी हुआ करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देते। अब बात करते हैं, मान लो ये कोई बॉडी थी, इस बॉडी में बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। मैंने लेट कर लिया कि इस बॉडी पर 5 प्रोटॉन थे, ऐसे ही है, हाइपोथेटिकल है, वैसे बहुत सारे होंगे मिलियंस में। मैंने कहा इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 5 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर इस पर 5 प्रोटॉन है तो इस पर चार्ज पॉजिटिव में कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा कि बेटा इसमें टोटल पॉजिटिव जो चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो तो आ जाएगा अपने पास में 5 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पर तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर देखा जाएगा यानी टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो टोटल नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस होता, तो ये भी सर -8 इंटू 10⁻⁻19 हुआ। अब मैं कहूं बताओ भाई टोटल बॉडी पर कितना चार्ज हुआ, तो बच्चे कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, दोनों को मैंने जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज तो इस पर आ गया 0। और जैसे ही नेट चार्ज 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बोल दिया कि इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो तो होने ही होने हैं, लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो बॉडी क्या बोली जाएगी, न्यूट्रल बॉडी है। तो यानी न्यूट्रल बॉडी को अपन लोग लिख सकते हैं when number of protons equal to the number of electrons, then we can say that body is neutral body। तो वो बॉडी कैसी होगी बेटा, न्यूट्रल बॉडी होगी। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। आगे देखते बेटा, नेक्स्ट। अब अगर बात की जाएगी कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है और नेगेटिवली चार्ज क्या है, मैंने कहा कि बेटा मेरे पास में एक ऐसी भी बॉडी है जिसमें कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गए होंगे या बाहर निकल गए। मैंने कहा कि कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कुछ पहले जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। वो फिनोमिना क्या होंगे अपन लोग आगे जब चार्जिंग ऑफ बॉडी पढ़ेंगे तो उससे देख लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से निकल सकते हैं, हो सकता है थर्मल कोई इफेक्ट आए, थर्मोआयनिक इफेक्ट आए, हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, हो सकता है कि कंडक्शन हम लोग करें, हो सकता है हम लोग इंडक्शन करें जिनकी वजह से सारी चीजें हो जाए, हो सकता है अर्थिंग कर दें जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो वो वाले फिनोमिना आगे पढ़ेंगे अपन लोग इसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। मान लो पहले इसके पास में 5 प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर बेटा प्रोटॉन तो बचे 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मेरे बच्चे 4 ही बचेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर 4 बचे तो प्रोटॉन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज की अगर बात की जाएगी तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर टोटल पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर था प्लस का 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन टोटल नेगेटिव चार्ज सर थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि यहाँ पर तो 4 होगा, पहले 5 था, तो 4 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें किया जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में, तो वो तो बच जाएगा अपने पास में 6.4 इंटू 10⁻⁻19, वो भी माइनस का क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव। तो अब बच्चे से पूछा जाएगा बताओ भाई नेट चार्ज कितना हुआ, तो एक बच्चा बोलेगा सर नेट चार्ज निकालना तो बहुत आसान काम है, इसे और इसे ऐड कर देंगे। जैसे ही इन्हें ऐड किया तो 8 माइनस 6.4 अगर करेंगे तब तो मेरे बालक ये बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे ये क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो इसका मतलब पहले तो 5 प्रोटॉन थे, फिर कितने बेटा इधर क्या रह गया 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, वो पॉजिटिव चार्ज तो तब आया जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। मैंने एक टर्म यहां पर लिखा हुआ था बेटा पहले जब बताया था, तो उसमें शायद मैंने ये लिखा हुआ था कि चार्ज जो है
चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से किसी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाते हैं तो वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द चार्ज। उस प्रॉपर्टी को अपन लोग ने नाम दिया था चार्ज। और मैंने बताया था कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। तो यार यही तो हुआ है, यहां पर पहले 5 प्रोटॉन थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पर एक चार्ज आया, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा। दैट इज द 1.6 × 10⁻⁻90। अच्छा, ये जो चार्ज आया वो तो पॉजिटिव में आया, और ये पॉजिटिव में चार्ज मैं बच्चों से पूछूं क्यों आया, तो बच्चे आराम से जवाब देंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज तो तब आया जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पहले तो इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसकी वजह से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है तो मैं कहता हूं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैं ये बोल दूंगा व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन, व्हेन number of electrons is less than number of protons, then we can say that body is positively charged। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाए अगर, तो बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो बॉडी बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बेटा प्रोटॉन नहीं हो रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं कम हो रहा है। मैं कहूं कि अगर मान लो पहले से ही यहां पर कितने थे, यहां पर 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैं कहूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने ये नहीं कहा एक प्रोटॉन भाग गया, क्योंकि प्रोटॉन तो यार न्यूक्लियस के अंदर, उसे तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स का, तो उसे तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो तो अपन लेकर नहीं आ पाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूर ऐड करते हैं। और केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या कहते थे। आयनाइज कर दिया कई एटम से, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा फिनोमिना किया कि जिसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां जुड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डेफिशिएंट नहीं हुआ बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट अगर हो गया तो 5 प्रोटॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन को मार देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैं कह दूंगा कि यहां पर जो बॉडी हो गई, नेट चार्ज इस पर जो आ गया माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ गया। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज तो नेगेटिव है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन रिच होगी कोई बॉडी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बॉडी ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। यहां तक बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो कुल मिला के देखा क्या, देखा ये कि जब पॉजिटिवली चार्ज हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया था, और जब नेगेटिवली चार्ज हुई तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा आया करके। मतलब बॉडी में चार्ज तो तभी आया ना जब कोई बॉडी, जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। यानी चार्ज एलिमेंट्री प्रॉपर्टी मटेरियल की है जो आती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, और फिर जब बॉडी में चार्ज आ जाता है उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जाते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करती है। ये डेफिनेशन है चार्ज की। तो अब तो ये तो अपन लोग ने बेटा बात कर ली चार्ज के टाइप के बारे में, और 2 टाइप के थे, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो अपन लोगों ने बोला कि सर 3 तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और तीसरी तो न्यूट्रल बॉडी होती। उसके उस तरीके से अपन लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक से अपन लोग इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। समझते हैं, ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, और जो कि सभी जगह लागू होती है, बल्कि चार्ज की बात ही मैं क्या करूं बेटा, ये तो हर जगह लागू होगी। चार्ज की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह लागू होगी बेटा ये प्रॉपर्टी, केवल चार्ज की बात नहीं है। क्योंकि फिजिक्स तो लॉ है ना लाइफ को जीने का। जो फिजिकल वर्ल्ड जितना चल रहा है उसमें जो भी लॉ है वो फिजिक्स है, इसीलिए सब्जेक्ट बन रहा है।
तो चार्ज क्या होता है? चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर का मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, या एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर का मतलब तो ये होगा। हर जगह लागू होते बेटा, अपने में भी होती है कि लड़कियां एक दूसरे से जलन करते हैं, रिपेल करते हैं। अभी हो सकता है ऐसा हो गया हो, लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो ऐसा होता है ना, आदमी से प्यार करता हूं, ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यहां पर तो लाइक चार्ज को रिपेल ही करेगा। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस बेटा नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब नेगेटिव में या पॉजिटिव में होगी दुश्मनी, ये होंगे दुश्मन, इनमें होगी दुश्मनी। और पॉजिटिव और नेगेटिव में तो बेटा प्यार होगा। ये बातें समझना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, ध्यान देना, दूसरा अगर अपन लोग देखें तो चार्ज जो होता है वो नेचर में एडिटिव होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर मतलब चार्ज को हम लोग सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये कोई बॉडी थी, इस बॉडी पर चार्ज था +3 कूलम, ये कोई बॉडी थी, इस पर था -2 कूलम, और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब जो बॉडी बनी होगी, जैसे ही इन्हें कंबाइन किया तो उस पर तो चार्ज +1 कूलम आ जाएगा। मतलब सीधे सीधे इन्हें ऐड कर दिया, +3 और -2 इक्वल टू +1 कूलम। तो चार्ज जो होता है वो बेटा नेचर में एडिटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज जो होता है वो हमेशा बेटा कंजर्व रहता है। चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, हमेशा कैसा रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। जैसे मैंने ये बोला कि अगर मान लो इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल आगे अपन लोग देखेंगे, पेयर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन, आगे चल के वो चीजें हैं। तो अभी मैं ऐसे लेकर के चलूं, मैंने मान लिया कि एक था अपने पास में, एक था कुल, एक थी कुल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था और एक था पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन होता है बेटा। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, वो पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास अलग अलग थे। चार्ज तो था, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव इक्वल, मास अलग अलग थे, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होता है। तो माइनस बीटा पार्टिकल को तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और प्लस बीटा पार्टिकल को कहीं ना कहीं पॉजिट्रॉन बोला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है, और अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो यहां पर 2 फोटॉन्स निकला करते हैं हमेशा। 2 फोटॉन निकले, इसका मतलब ये हो गया कि फोटॉन जो होता है बेटा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज ऑन द फोटॉन। यहां पर तो कोई चार्ज नहीं, तो यहां पर भी सर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई चार्ज नहीं यहां पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो बेटा -e के बराबर चार्ज है, -e के बराबर चार्ज है। पॉजिट्रॉन के ऊपर तो +e के बराबर चार्ज है। सो नेट चार्ज जो आएगा वो -e और +e कितना हो चुका है, 0।
तो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे मैं कहूं एक बॉडी पर चार्ज अगर +3 कूलम, दूसरे पर अभी लिखा था -2 कूलम, तो नेट चार्ज तो +1 कूलम था, तो जितना इधर चार्ज उतना इधर चार्ज, ओवरऑल चार्ज सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मिला करके कंजर्व ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है बेटा वो, अगर अपन लोग मास की बात करते हैं तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर बॉडी के डायनेमिक मास की बात करें वो अलग होगा और रेस्ट मास अलग होता है, और इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो m इक्वल टू होता है अपने पास में m0 √1 - v²/c², वेयर v इज द स्पीड ऑफ द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m0 इज द रेस्ट मास, ये डायनेमिक मास है। तो मास जो होता है वो, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है, तो उनके मास में फर्क होता है। यहां तक कि मास की बात मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, टाइम में भी फर्क होता है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो टाइम का भी डिलेशन हो जाता है कुछ, तो टाइम में भी इफेक्ट आया करता है। t' इक्वल टू √1 - v²/c², ये भी रूल फॉलो होता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज रिलेटिविटी की थ्योरी को अवॉइड कर देता है, रिलेटिविटी की थ्योरी से उसका कोई लेना देना ही नहीं। अगर मैं कहूं कि Q इक्वल टू Q0 √1 - v²/c² होगा, तो मेरे बच्चे कहेंगे नहीं सर ये बात तो गलत है, चार्ज का इस रिलेटिविटी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रॉपर्टी हो गई। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज्ड, अगर मैंने ये वर्ड बोला इसका मतलब क्या है पहले तो समझ लेते बेटा। क्वांटा एक वर्ड है, ये क्वांटा, क्वांटा मीन्स होता है सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, चार्ज की, मास की, किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी की, किसी भी चीज की, या बंडल, किसी भी छोटा बंडल सबसे। अब मैं कहूंगा यहां पर ये बोला गया कि चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन प्लस माइनस ई, मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹ प्लस में या माइनस में। तो ये बोला गया किसी भी बॉडी के ऊपर जो है सबसे कम चार्ज हो सकता है वो या तो प्लस का ई होगा या माइनस का ई होगा। मतलब इसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, प्लस का 1/e/2 हो जाए ना, e/3 हो जाए नहीं, 2e/3 हो जाए नहीं। मतलब ये इतनी बड़ी यूनिट है, इस यूनिट को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो कोई ये बॉडी है, तो इस बॉडी पर, इस बॉडी, अभी ये बॉडी मैंने कह दिया न्यूट्रल है, ये बॉडी मैंने कह दिया न्यूट्रल है, यहां पर n प्रोटॉन है और n ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अभी तो ये न्यूट्रल है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इस बॉडी पर मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाना, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। कैसे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां तो n प्रोटॉन होंगे लेकिन n-1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n-1 प्रोटॉन n-1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज बचेगा जो तो प्लस ई के बराबर होगा। अब मैं बच्चों से बोलूं कि बच्चे ये बताओ अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो +2e के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैं कहूं बच्चे ये बताना जरा 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज होगा, तो मेरे बालक बोलेंगे कि सर ये +3e के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही मैं बोलूं कि बच्चे ये बताओ अगर n इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज कितना होना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे कि सर अब ये +ne के बराबर हो जाएगा। मैं बोलूं नहीं, एक काम करते बेटा, यहां पर n प्रोटॉन थे, n इलेक्ट्रॉन थे, मैंने कहा n इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आकर के जुड़े तब कितना चार्ज होगा, तो बच्चे बोले सर ये तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, अब यहां पर तो चार्ज -ne के बराबर होगा।
इसका मतलब कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज जो है या तो प्लस ई होगा या प्लस 2e होगा या प्लस 3e होगा या प्लस 5e होगा या प्लस ne होगा या माइनस ne होगा या माइनस e होगा या माइनस 2e होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो प्लस माइनस ne के बराबर हो सकता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो किसके इक्वल हो सकता है, प्लस माइनस ne के बराबर, वेयर n इज द इंटीजर नंबर। वेयर n क्या है अपने पास में, एक कोई इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर पॉजिटिव नंबर। यानी n की वैल्यू अगर अपन लोग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलती हुई चली जाए। अच्छा, कभी ऐसा थोड़ी होता कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन सर आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गए, 2.25 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल हुआ करता है। कुछ हाइपोथेसिस आई थी अभी, वो क्वार्क के बारे में आई थी कि क्वार्क ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ करती है, यानी कि इन पर जो चार्ज होता है प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3 ऐसा हुआ करता है। तो लोगों ने कहा ये तो सर फ्रैक्शन में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को तो फॉलो नहीं करता। लेकिन एक चीज देखी गई कि ये जो थे वो पेयर में ही मिलते हैं, कभी भी अनपेयर्ड मिलते ही नहीं थे। और अगर ये चीज पेयर में मिली तो मैंने कहा कि यार एक पर चार्ज है प्लस e/3, दूसरे पर चार्ज है प्लस 2e/3, पेयर में मिल रहे हैं तो टोटल चार्ज बॉडी पर कितना हो गया भाई, वो तो एक ही बॉडी मिलेंगे, पेयर पर मिलेंगे तो टोटल चार्ज तो बेटा 3e/3, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा e, और e तो e का मतलब है 1 into e, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है, क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करेगा। यहां तक तो चार्ज की अपन लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। तो अब अगर चार्ज के बारे में पढ़ लिया तो चार्ज बॉडीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि बॉडीज को चार्ज किस किस तरीके से किया जा सकता है। भाई अपन लोगों ने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टेट की कंडीशन पढ़ी, फिर पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज कितने टाइप का होता है ये चीज पढ़ी, फिर उसके बाद अपन लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ज जो है वो 3 टाइप, बॉडीज जो है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, और चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब किन्हीं बॉडीज को चार्ज कैसे किया जा सकता है इस बारे में और देख लेते हैं। तो ध्यान देते हैं, ध्यान दो। बॉडीज को अगर या ऑब्जेक्ट को अपन लोग कैटेगराइज करें वो चार्जिंग को, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी वो 3 टाइप की होती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। चार्जिंग ऑफ बॉडी जो है वो बेटा 3 टाइप की होती है। पहली चार्जिंग बाई कंडक्शन, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन, एंड नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। किसी बॉडी को अपन लोग 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो समझते बेटा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। अगर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर बेटा बात की जाएगी तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी थी और उस बॉडी को अपन लोगों ने क्या किया, ऐसे एक बॉडी थी, ये अनचार्ज थी, दूसरी बॉडी भी अनचार्ज थी, दोनों बॉडी को एक दूसरे में रब करना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि मान लो कॉम्ब है, उसे अगर हेयर्स में ऐसे रब करते जाओ, स्केल को हेयर्स में रब करते जा रहे, क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। हीटिंग इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से हीट एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हो सकता है हेयर के इलेक्ट्रॉन स्केल में ट्रांसफर हो, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन स्केल में ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और जैसे इसे डस्ट पार्टिकल के पास में ले जाते हैं तो डस्ट के कुछ पार्टिकल इससे आकर के अटैच हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर वो तो ऑयल लगा होता है इसकी वजह, ना बेटा,
ऑयल नहीं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहां से यहां ट्रांसफर हुए तो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो जो डस्ट के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस पर आकर के अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये फिनोमिना जो था वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था। अब आगे बात करते हैं अपन लोग। तो आगे नेक्स्ट है अपने पास में चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या है समझते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन बेटा फ्रिक्शन की तरह नहीं है। चार्जिंग बाय कंडक्शन है कि अगर मान लो कोई एक ये बॉडी थी और ये मान लो बॉडी थी अपने पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन है, बालक है बेटा, इस पर इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो थोड़े कम अमाउंट में है। अगर इस पर 4 प्रोटॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में मैं कोई दूसरी एक बॉडी, भाई कोई दूसरी बॉडी थी, वो तो न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल बॉडी पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लेट कर लिए। मैं जैसे ही इसके पास में से लेकर के आया, तो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के क्लोज लाई जाएंगी, तो क्लोज लाने पर क्या होगा, क्लोज लाने पर तो ये होगा कि यहां पर डोमिनेंट फैक्टर तो वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये डोमिनेंट फैक्टर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव तो इसके नेगेटिव को खींचने की कोशिश करेगा, तो यहां पर तो पॉजिटिव आएगा, इधर की तरफ इसके नेगेटिव इकट्ठे होंगे, और ऐसे ही इस पर इधर की तरफ इसके नेगेटिव को खींचेगा, तो इस सरफेस पर नेगेटिव आ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव पहुंचेंगे, जैसे इसके पास मिला है। लेकिन क्या ये चार्ज हो पाई? मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, ये चार्ज अभी कहां हो पाई है भाई, इस पर तो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव है, तो बराबर है तो ये चार्ज नहीं हुए, तो क्या करें, तो कंडक्शन का यूज करेंगे। और कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कंडक्शन का मतलब हुआ कि एक कंडक्टर को जोड़ दिया। जैसे ही इस पर एक कंडक्टर जोड़ा गया, जैसे ही इस पर एक कंडक्टर जोड़ा, अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने नेगेटिव चार्ज को खींचना चालू किया। एक तो बेटा देखो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ेगा यार, जब दूरियां कम होती ना तो अट्रैक्शन यानी प्यार बढ़ता है, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इनके बीच का फोर्स बढ़ा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को तो रास्ता मिल गया ना और पास में आने का। भाई अभी तक तो रास्ता नहीं था, बहुत दूर दूर थे, प्यार तो था लेकिन दूर से था, रास्ता नहीं था ना, कैसे आए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक रास्ते का इंतजाम किया, यानी कंडक्टर को जोड़ दिया, और जैसे ही कंडक्टर को जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। अगर मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर यहां पर हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, वैसे क्या होगा बेटा, यहां तो 3 नेगेटिव, इधर पर 4 पॉजिटिव, तो ये बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं ये कनेक्शन तोड़ दूं, ये इस बॉडी पर चार्ज आ गया। तो इस टाइप का जो चार्जिंग का तरीका है, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये जो चार्ज होता है बेटा, ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज को इस वाले चार्ज ने अभी एक ऐसे इकट्ठा करके बाउंड किया हुआ है, दैट चार्ज इज कॉल्ड द बाउंड चार्ज। इस चार्ज को नाम देते हैं अपन लोग बाउंड चार्ज। और इस चार्ज से ऐसे लात मार दी, भाग यहां से, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, भाग यहां से। अगर और मौका नहीं मिला, ये तो सरफेस पर आ गया, अगर सरफेस और बड़ी होती और दूर भगाने की कोशिश करते, या दूसरी सरफेस दे देते तो उधर भाग जाता। इसे इसने फ्री कर दिया कि तू यहां से भाग जा, तू तो फ्री है, तू आजाद है मेरी तरफ से, तो इस चार्ज को नाम दे दिया गया बेटा फ्री चार्ज। ये तो हो गया फ्री चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चार्जिंग बाय कंडक्शन था, यानी कि कोई कंडक्टर आएगा तो कंडक्टर से अगर इन्हें टच कराया जाएगा तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज कर देगी। समझो जरा इसमें, जैसे मैंने ये बोला कि कोई 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है बेटा, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों आइडेंटिकल है। एक बॉडी पर है +5 कूलम चार्ज, दूसरी बॉडी पर है +2 कूलम चार्ज, इसे किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, आइडेंटिकल बॉडी है। तो क्या होगा, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना चालू होगा, और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। जब आइडेंटिकल बॉडी होंगी तो, अभी नहीं, आइडेंटिकल बॉडी है तो यानी कि इससे इस पर ट्रांसफर होगा चार्ज, और थोड़ी ही देर में, या तो इन्हें टच करा दो तो भी यही कंडीशन आएगी, तो थोड़ी ही देर में इस पर बेटा जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 कूलम चार्ज। 3.5 कूलम बेटा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं लिख रहा हूं, कूलम लिख रहा हूं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को केवल तो 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज, ठीक है। इस पर भी आ जाएगा प्लस का 3.5 कूलम चार्ज। दोनों में इक्वल इक्वल आ गया, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी थी। तो अगर आइडेंटिकल बॉडी होंगी तो चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर
टू लोअर। लेकिन आइडेंटिकल थी तो, आइडेंटिकल नहीं है तो कंडीशन अलग होगी। तो कंडीशन क्या होगी बालक? तो कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी, समझो। अगर मान लो बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल बॉडी की तो कंडीशन अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लो ये था अपने पास में, ये एनालॉजी समझते हैं, ये कोई वाटर टैंक है और ये दूसरा वाटर टैंक है आइडेंटिकल। इस वाटर टैंक में ज्यादा पानी भरा हुआ है, और मैं कहूं इस वाले वाटर टैंक में कम पानी भरा। आइडेंटिकल का मतलब बेटा एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, सारी चीजें सेम है। पानी का मतलब बेटा यहां चार्ज से ले रहा हूं मैं, और वाटर टैंक का मतलब है बॉडी की बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग बॉडी। जैसे इसे किसी कंडक्टर से जोड़ा, यानी कि किसी एक पाइप से जोड़ा इनके एंड को, तो क्या होगा, पानी जो है वो इधर से इधर ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, और ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। मतलब तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों में चार्ज सेम ना हो जाए। तो ये तो कंडीशन थी बेटा आइडेंटिकल वाली। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता तो क्या होता, समझो। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता तो क्या होता, ध्यान देना बेटा। मान लो ये टैंक था एक पतला सा, ये पाइप, एक ये टैंक है मोटा सा गैंडे जैसा, यहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर, और यहां पर पानी भरा सिर्फ यहां तक। अभी तक तो मैंने बोला था कि चार्ज जो है, जो ज्यादा वाला होगा वो कम की तरफ चला जाएगा जब आइडेंटिकल बॉडी होगी। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बॉडी है, कम है, लेकिन इसमें पानी जो है ज्यादा लेवल तक भरा हुआ है। अब मैंने जैसे ही पाइप जोड़ा तो मेरे बच्चों से ये पूछूंगा कि किधर की तरफ वाटर फ्लो करेगा, तो बच्चे आराम से बोले सर वाटर तो इधर से इधर फ्लो होना चाहिए। भाई क्यों यार, इसके पास तो पानी ज्यादा है, इसके पास तो चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा चार्ज से कम की तरफ ट्रांसफर करना चाहिए। बच्चे बोले नहीं सर, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं ऐसा होगा, समझो। इस चीज को अपन लोग पोटेंशियल से समझते हैं। होता क्या है, कोई भी चीज का पोटेंशियल लेवल जो होता है, जिसका पोटेंशियल लेवल ज्यादा होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, 11th क्लास में हम लोग बेटा ये पढ़ चुके थे, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसका पोटेंशियल लेवल कम है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये वाटर जो है अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इधर भागेगा, और तब तक भागेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यही कंडीशन चार्ज के साथ में बनती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज, ये कोई बॉडी थी, इस बॉडी पर चार्ज अगर मान लो +3 कूलॉम था, ये कोई दूसरी बॉडी थी, इस पर चार्ज मान लो +5 कूलॉम था, और इस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है और इस बॉडी का पोटेंशियल कम है। मैं कहूं B1, ये बॉडी, इसका पोटेंशियल B1 है और इसका पोटेंशियल B2 है, मैं बोलूं B1 इज ग्रेटर देन B2, देन व्हाट, चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा, देन चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। चाहे भले इसका चार्ज जो है ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज होगा हायर पोटेंशियल, यानी B1 से B2 की तरफ चार्ज फ्लो करना चालू करेगा अगर मैंने कंडक्टर लगा दिया है तो, चाहे भले इसका चार्ज ज्यादा क्यों ना हो। तो यहां +3 कूलॉम से 5 कूलॉम की तरफ फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के सेम पोटेंशियल लेवल नहीं हो जाते थे। तब तक फ्लो करता था जब तक दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम ना हो जाए, तो तब तक ये चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तब तक जब तक कि दोनों के पोटेंशियल लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये बात लिख लेते हैं, चार्जिंग ऑलवेज, चार्ज इज always flowing from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential till potential difference is 0, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा।
तो मेरे ख्याल से बच्चों को कंडक्शन समझ में आ गया, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है वाला कि ये बात भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान देते हैं। तो बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये चार्ज्ड है, चार्ज्ड लेट से मैंने कह दिया नेगेटिवली चार्ज, अभी नेगेटिवली चार्ज मैंने मान लिया, ये कोई नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज मीन्स इस पर नेगेटिव फैक्टर ज्यादा है, और ये दूसरी कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। इसे इसके पास में लाया, जैसे ही पास में लाया बच्चे बोले सर ये तो वही फिनोमिना होगा इस टाइप का कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, भाई ये तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, तो नेगेटिव तो इसका इस सरफेस पर आ जाएगा, डोमिनेंट है, पॉजिटिव इधर पहुंचा और इधर की तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज को इसने खींचने की कोशिश की और नेगेटिव को इसने रिपेल करने की कोशिश की। ये वाला चार्ज तो सर बाउंड चार्ज हो गया और ये फ्री चार्ज हो गया। लेकिन क्या ये चार्ज हुई? नहीं। देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रब किया तो एनर्जी आई तो टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन एक से जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। भाई कंडक्शन में ये था कि एक पर चार्ज था दूसरे पर चार्ज नहीं था, जैसे ही मैंने जोड़ा तो अट्रैक्शन और बढ़ा, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगा, तो बाय कंडक्शन। इंडक्शन में ना तो जोड़ रहे ना रब कर रहे, यहां पर तो एक दूसरे के पास में रख रहे, तब भी ये चार्ज होता चला जा रहा है। इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस होना किसी चीज से। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरण मतलब प्रेरणा मिलना, इंस्पिरेशन मिल रहा। एक के ऊपर चार्ज था, दूसरे को इंस्पिरेशन मिली और दूसरा भी चार्ज हो गया, जैसे पास में रखा, जिससे इंस्पायर्ड होते हैं। गांधी जी से इंस्पायर्ड हो गए, गांधी जी के विचारों से इंस्पायर्ड हो गए, तो उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगे। अगर उनके पास में जो भी चीज थी वही प्रॉपर्टी गेन करने लगे, समझे, इंस्पायर हो गया उनसे। इसका मतलब ये थोड़ी ना गांधी जी से मिलने चले गए, वो तो ऊपर है यार। और दूसरी चीज ये भी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी गेन करने की कोशिश करो, उनका जैसे बनने की थोड़ी ना कोशिश करोगे, वो टकले थे खुद भी टकले हो जाओ ना बेटा, उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अहिंसा और ये जो सारी चीजें अपनाई थी उनको अपनाने की कोशिश करोगे, महान बनने की कोशिश करोगे, उनकी प्रॉपर्टी गेन करने की कोशिश करोगे। तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी तो चार्ज है, तो ये भी चार्ज गेन करने की कोशिश करेगा, जैसे ही पास में लाए कोशिश करेगा और ये चार्ज हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो यार यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव बराबर है। ये चार्ज जो था वो तो बाउंड चार्ज था, इस चार्ज को नाम दिया गया फ्री चार्ज। अब क्या हुआ, ऐसे तो चार्ज हुआ नहीं, फ्री चार्ज के साथ खेल कर दिया। इस वाली सरफेस को बेटा, ये फ्री चार्ज और आगे मूव कर सकता है, तो इस सरफेस को एक कंडक्टिंग वायर के जरिए अर्थ से जोड़ दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर अर्थ से क्या मजा आया यार, अर्थ तो बहुत बड़ा, अर्थ को अगर बात की जाए तो अर्थ बहुत बड़ा पेटू है, ये चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है और चार्ज का बहुत बड़ा सिंक है। इससे चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज अपन लोग ले भी सकते हैं और बहुत ज्यादा चार्ज ये खींच भी सकता है। बहुत बड़ा पेटू है, जो चीज चाहेगा वो चीज खा लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन को खा लिया, और तब तक खाया जब तक का इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हुआ। तो अर्थ का तो पोटेंशियल जीरो बेटा एज्यूम किया जाता है, एज्यूम है, अर्थ पोटेंशियल इज अ एज्यूमिंग थिंग, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो अर्थ का एससी वर्मा में दे रखा बेटा -2 वोल्ट होता है, लेकिन अभी एज्यूम कर रखा मैंने कि अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो किया जाता है, जैसे मान लो कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जैसे समुंदर है, तो समुंदर का पोटेंशियल लेवल हम लोग सी लेवल जीरो मानते हैं, क्योंकि उससे ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी मानी जाएगी, और नीचे अगर सी लेवल से पहुंचेंगे तो वो नेगेटिव। तो जो बड़ी चीज होती है उसी को जीरो एज्यूम किया जाएगा। अब इसमें चाहे जितने नेगेटिव जोड़ो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, और चाहे जितना इससे पॉजिटिव या नेगेटिव निकालो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पोटेंशियल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे एज्यूम किया जाता है जीरो पोटेंशियल। तो जैसे इससे जोड़ा, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खा लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हुआ यहां पर पहुंच गया, और जोड़ा, अब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, मैंने अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, अब यहाँ 3 पॉजिटिव बेटा 2 नेगेटिव, तो जैसे ही 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये तो बेटा कहानी थी चार्जिंग बाय इंडक्शन की। अच्छा एक कहानी मजा आया,
मैंने कहा गांधी जी जैसा बनना चाहता हूं, तो पता है जिससे जो इंस्पायर होता है उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, और अगर बनने की भी कोशिश करता है ना, धीरे धीरे उससे जलन होने लगती है। उसका और उसका नेचर जो है थोड़ा सा अपोजिट हो जाया करता। अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिस चीज की वजह से जो प्रोड्यूस होती है ना, उसी का अपोज किया करती है हमेशा। तो मेरे ख्याल से बच्चा अभी तक जो आज इंट्रोडक्शन था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज का सारा इंट्रोडक्शन था। तो चार्ज के बारे में मुझे लग रहा है कि सारी चीजें अपन लोगों ने सीख लिए। अगले लेक्चर में अपन लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स बिटवीन चार्ज। तब तक के लिए थैंक यू।